हेलो बच्चों, तो आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज की कहानी ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज ऑफ अभी तक के जो भी लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में हमने सभी बातें मानी है कि चार्ज है, उसकी प्रॉपर्टी है, लाइकली चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइकली अट्रैक्ट करते हैं, चार्ज के अराउंड फील्ड है, फील्ड में एक पर्टिकुलर रीजन में उसकी इंटेंसिटी है, ये सब चर्चा की है ना। और मैंने आपको केवल बताया सा है कि आप ये मान लीजिए, और उसमें भी कोई क्यों का जवाब नहीं था हमारे पास। लेकिन आज का लेक्चर जो है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उसका क्यों का जवाब ये देने वाला है कि व्हाई चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल। इसका रीजन डिफाइन करने वाला ये लेक्चर है। तो आप ये मानिए कि आज का लेक्चर ना प्रीवियस लेक्चर्स का को संपूर्ण करेगा, एक प्रभाव छोड़ के जाएगा। तो प्लीज इसका एक इंपॉर्टेंट रोल भी है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से लेके चलना। और आप देखो कि अगर मैं इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन जो है वो एक अपना अच्छा एक इंपॉर्टेंस रखता है यार, कि लॉजिकली एक इंपॉर्टेंस, लॉजिकल आप बोल सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को लेके एक इंपॉर्टेंस रखता है, थॉटफुली अपने आप को डेवलप करने का इंपॉर्टेंस रखता है। तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आज के लेक्चर्स में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, एक पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है आज के लेक्चर में। आज हम दो शब्दों पे व्याख्या करने वाले हैं। दो शब्दों को मैं यहां पे आपके सामने रखूंगा। एक शब्द है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी मैं इसके इर्द गिर्द घूम रहा हूंगा। और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये दूसरा शब्द है जिस शब्द के इर्द गिर्द मैं बातें कर रहा हूंगा आपसे, है ना। ये बहुत कुछ आज बताने वाला है, बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करने वाला है, ठीक है। और एक स्टोरी लाइन क्रिएट करूंगा मैं, और उसके पॉइंट्स हैं देखो फर्दर का, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, यानी एक्सटर्नल फील्ड में जब एक पॉइंट चार्ज को आप रखते हो तब की बात की जा रही है, या फिर एक सिंगल चार्ज को आप रख रहे हो तब डायपोल को रख रहे हो तब हम इसको डिस्कशन में ले रहे होंगे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल को लेकर भी बहुत सारी व्याख्या। वैसे लेक्चर में बहुत कुछ है, तो हो सकता है कि एक 1 आवर के लेक्चर में ये चीज कंप्लीट ना हो पाए, तो मैं इसे 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगा, है ना। देखते हैं, शुरू करते हैं, और जितना जहां तक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में चला जाऊंगा, ठीक है। और शुरुआत कुछ ऐसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है, तो आपके मन में क्या बात निकल के सामने आती है? आपको क्या लगता है? तो आपको कहोगे सर पॉइंट है, इसका मतलब ये डायमेंशंस इसकी कुछ है नहीं, मतलब यहां पे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं कह सकते हैं, यहां पे आप केवल और केवल एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट चार्ज या तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन, क्योंकि उससे छोटी डायमेंशंस में चार्ज का अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है। सबसे छोटी डायमेंशंस इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन की, यानी कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन रखा है तो उसे हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, है ना। कहीं पे प्रोटॉन रखा है तो हम उससे पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहूंगा कि छोटी सी छोटी डायमेंशन में रखा हुआ चार्ज, उसे आप पॉइंट चार्ज का नाम देने लग जाता है, ये पॉइंट चार्ज। लेकिन वजह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है। फिर दूसरी बात आपके मन में क्या आती है? दूसरी बात आपके मन में आती है कि सर इसका एक साम्राज्य है, साम्राज्य। ये बातें हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। साम्राज्य को लेके मैंने बात कही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके मैंने बात कही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब द एरिया, द रीजन सराउंडेड बाय द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस्ड अ पर्टिकुलर फोर्स। तो इस चार्ज के अराउंड वो एक रीजन जहां पे कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देने लग जाते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो ये वाले चार्ज के रिस्पेक्ट में ये वाला चार्ज कहां पे रखा हुआ है? अनंत पे रखा हुआ है। इसके लिए ये रीजन क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि इसका वहां पर कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से उसके लिए वो अनंत है, वहां पे कोई उसका प्रभाव नहीं है। अनंत मतलब जहां पे उसका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए आप, है ना। तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में चार्ज कहां पे रखा हुआ? अनंत पे, इनफाइनाइट पे रखा हुआ। और अगर आप इस चार्ज को यहां पे लेके आते हैं, यहां का मतलब इस चार्ज की फील्ड में, या फिर आप बोल सकते हैं इस चार्ज से एक पर्टिकुलर गैप पे, और इसकी पोजीशन डिफाइंड है आर वेक्टर से। इस पॉइंट पे आप लेके आना चाहते हैं। तो जब आप इस चार्ज को इस रीजन में, यहां पे इस पॉइंट पे लेके आने वाले हैं, तो क्या क्या देखो होता है, पहले समझते हैं क्या क्या होता है, समझते हैं। क्योंकि आज का पूरा चर्चा इसी के इर्द गिर्द होने वाला। बिलीव रखिए कि अगर आप यहां पे इंटरप्रेट कर पाए, मेरा भावनात्मक, मैंने जो भावनाओं में भर रखा है फिजिक्स को, अगर आप उसे इंटरप्रेट कर पाए तो यहीं पे पूरा नॉलेज कलेक्ट कर लोगे आप, ठीक है। ये चार्ज यहां रखा था, इसका मतलब देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। इफ देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, देन देयर इज
नो फोर्स बिटवीन दैम, क्योंकि इंटरेक्शन का मतलब क्या है, फोर्स। लेकिन जब आप इस चार्ज को उठा के यहां पे लेके आए, तो जब चार्ज को आपने यहां पे रखा, इस चार्ज को यहां पे लाके रखा इस चार्ज से r दूरी पर, तो ये वाला चार्ज उसको उससे इंटरेक्ट करने लग गया, उस पर फोर्स एक्सर्ट करने लग गया। अब क्या क्या देखने को मिल सकता है, या तो ये जो सराउंडिंग है या फिर ये जो समाज है इसे उठा के बाहर फेंकना चाहता है, या तो कहता है कि आओ अंदर आओ भाई, और अंदर आओ, या तो और अंदर बुलाना चाहता है या उठा के बाहर फेंकना चाहता है। दो चीजें है ना। तो आप कहोगे सर ये तो बात पता ही है मुझे कि अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन, तो मैंने कहा ये बेटा ये अपने याद किया है, ये चीज आपने याद की है कि रिपेल कर रहा है, दैट्स वाई ये चार्ज उठा के बाहर फेंक देगा, या अट्रैक्ट कर रहा है इस वजह से अंदर लेके आना चाहता है। लेकिन जो क्यों का जवाब है वो आपको धीरे धीरे करके मिलेगा, तसल्ली रखिए जरा। तो इस चार्ज को जब आप यहां से उठा के यहां पे लेके आए, तो इस बात पे निर्भरता है कि ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो पॉजिटिव या फिर निगेटिव, क्योंकि टेस्ट चार्ज को हमेशा हम पॉजिटिव ही कंसीडर करके स्टडी कर रहे होते हैं। तो टेस्ट चार्ज में चॉइसेस नहीं है। वैसे आप कहोगे सर नेगेटिव ले लें तो कोई फर्क पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, उससे व्याख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बट हम उसको हमेशा वैसा ही रखें क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में स्टडीज हैं सारी। ये बदलाव तो कहीं ना कहीं इस पर निर्भरता है कि किस प्रकार की फील्ड में, किस प्रकार के नेचर वाली फील्ड में आप उस चार्ज को लेके आ रहे हो, है ना। तो अगर मैं इन दोनों चार्जेस को पॉजिटिव मान लूं, मतलब दोनों चार्जेस को एक जैसा मान लूं, इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव, या फिर इसको नेगेटिव और इसको नेगेटिव मान लूं, तो क्या देखने को मिलता है, ये चार्ज इसको उठा के बाहर फेंकना चाहता है और आप उसको अंदर लेके आए हो, तो इसका मतलब ये वाला चार्ज उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। अगर इस चार्ज को यहां पे रखा गया तो फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा होगा, दैट इज के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप चार्ज को यहां पे उठा के लेके आते, यहां पे उठा के लेके आते, इन डिफरेंट पॉइंट पे आप उठा के लेके आते, तो आपको पता है फोर्स आपको डिफरेंट मिलने वाला है। तो जब आप अनंत से इस पॉइंट पे लेके आ रहे होंगे तो आपको पता है लगातार फोर्स एक्ट हो रहा होगा। आप उस फोर्स के विरोध में लेके आ रहे हैं। अगर फोर्स के विरोध में लेके आए, फील्ड नहीं चाहती थी कि आप उसको उठा के लेके आओ, लेकिन आप उठा के लेके आ रहे हो, इसका मतलब आपके द्वारा किया गया काम यहां पे कैसा है, नकारात्मक है, नेगेटिव है। फील्ड नहीं चाहती थी फिर भी आप लेके आ रहे हो, फील्ड नहीं चाहती थी, इसका मतलब आप किस प्रकार का काम कर रहे हो, नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव काम कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो नेगेटिव काम कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहती थी कि आप अंदर आओ, ये चार्ज को उठा के अंदर लेके आओ, लेकिन फिर भी चार्ज अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या, फील्ड नेगेटिव वर्क कर रही है। देखते हैं सबसे पहले फील्ड काम कर रही है तो कितना कर रही है। फोर्स ये वेरिएबल है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है जब फोर्स वेरिएबल होता है तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट there is the work is to be done. How much work is to be done? That is equal to FDR. तो जब आप अनंत से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे R पे लेके आए तो how much work is to be done? That should be this, है ना। तो आपको पता है फील्ड ने कितना काम किया। तो अगर आपसे पूछा जाए फील्ड ने कितना काम किया, कितना काम किया, तो ये बात सामने आती है। फील्ड ने कितना काम किया, इतना काम किया। अनंत से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके आने में कितना काम किया, क्या आपको पता है उतना काम आपने किया। जब आप उसे अनंत से उठा के यहां पे लेके आ रहे थे तो आपने भी कितना काम किया, इतना ही काम किया, क्योंकि आपको पता है आप किसके विरोध में आ रहे थे, फील्ड के विरोध में आ रहे थे। तो जितना काम आप कर रहे थे उतना काम फील्ड कर रही थी। फील्ड नहीं चाहती थी आप इसमें लेके आओ, लेकिन आप कर रहे हो, तो इसका मतलब लोगों का उस केस में वर्क डन आपके पास ही होगा। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो F कितना है, F आपके पास है के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर ऑफ डी आर इनफाइनाइट टू आर, कॉन्स्टेंट पार्ट आप के क्यू नॉट आप बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर ऑफ डी आर इनफाइनाइट टू आर। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, के क्यू नॉट अपॉन या फिर लिख सकते हैं आर की पावर -2 ऑफ डी आर इनफाइनाइट टू आर। क्लियर। आपको पता है कि इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ x रेस्ट पावर n dx जब देखने को मिलता है तो x रेस्ट पावर n+1 अपॉन n+1, सो वर्क डन टू मूव इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर पोजीशन r, दैट इज इक्वल टू k क्यू नॉट -1 अपॉन r इनफाइनाइट टू r, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दैट इज k क्यू नॉट
माइनस 1/r प्लस 1/infinite. 1/infinite is 0, that is equal to k q naught upon r with negative sign. यानी अनंत से जब आप उस पार्टिकल को उठा के उस फील्ड में लेके आ रहे हो तो हाउ मच वर्क इज टू बी डन बाय द फील्ड. फील्ड ने कितना काम किया? इतना काम किया है ना. फील्ड इतना काम कर रही है और आपको पता है साफ साफ दिख रहा है जो वर्क डन है वो कैसा है? नेगेटिव. वर्क डन कैसा है? नेगेटिव. 11th स्टैंडर्ड में वर्क पावर एनर्जी नामक टॉपिक में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जहां पे कार्य नेगेटिव है सिस्टम में एनर्जी ऐड होने लग जाती है. एनर्जी शुड बी एडेड. एनर्जी should be added in the system. यानी सिस्टम में, अब इसको सिस्टम कहा जाएगा, सिस्टम में एनर्जी ऐड होने लग गई. इस सिस्टम की एनर्जी अप होने लग गई. अभी तक ये एक चार्ज था, आइसोलेटेड रखा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन जैसे इस फील्ड में लेके आए तो आपको पता है सिस्टम में एनर्जी ऐड होने लग गई. कितनी एनर्जी ऐड होने लग गई? जितना काम फील्ड ने किया. क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है. आपको पता है कार्य ही ऊर्जा है, मतलब कार्य करोगे तो ऊर्जा मिलती है या फिर ऊर्जा दोगे तो उसी से कार्य होगा. इसका मतलब आपको पता है सिस्टम में एनर्जी कितनी ऐड हो जाएगी? सिस्टम में एनर्जी किए गए काम के बराबर. इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू k q नॉट अपॉन r. सिस्टम की एनर्जी इतनी हो जाएगी. बढ़ गए. तो आपने एक बात नोटिस की कि जब आप एक जैसे चार्जेस को इकट्ठा करते हो ना तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लग जाती है. सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लग जाएगी मतलब अनस्टेबिलिटी. सिस्टम चाहेगा मैं स्टेबल हो जाऊं तो वो दूर दूर जाना चाहेंगे, चार्ज अनंत पे फेंकना चाहेगा. उस केस में क्या? दैट्स व्हाई दे रिपेल ईच अदर. दे रिपेल ईच अदर. रिपेल ईच अदर. ईच अदर. सो व्हाई चार्जेस रिपेल? तो आप क्या कहोगे कि सर एक जैसे चार्जेस को जब पास पास इकट्ठा करते हैं, नजदीक लेके आते हैं तो सिस्टम चाहता है कि जैसे लेके आते हैं सिस्टम की एनर्जी अप होने लग जाती है. अप होने लग जाएगी. सिस्टम ये चाहेगा मैं स्टेबल हो जाऊं, मतलब कम से कम एनर्जी लेवल पे रहूं. कम से कम एनर्जी लेवल पे वो चार्ज को थ्रो करना चाहते हैं, अनंत पे फेंकना चाहते हैं, अपने फील्ड से बाहर निकाल के फेंकना चाहते हैं. उसको हम किस फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हैं, किस लेआउट में हमें लगता है? हमें लगता है दे रिपेल ईच अदर. दे रिपेल. तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिपल्सन? व्हाट इज द कॉज ऑफ रिपल्सन? टू मिनिमाइज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सिस्टम की एनर्जी को कम से कम करना चाहते हैं. इसके बाद थोड़ा सा और, अगर आपको पता है एक चार्ज नेगेटिव, यानी जो Q होता वो नेगेटिव और जो Q नॉट है वो तो पहले ही से पॉजिटिव होते. एक अगर अनलाइकली चार्जेस मतलब वर्क डन आपके पास क्या हो जाएगा? K माइनस में K Q नेगेटिव साइन के साथ Q नॉट अपॉन R, तो ये आपके पास आ जाएगा K Q नॉट अपॉन R. वर्क डन पॉजिटिव है और वर्क डन पॉजिटिव मतलब एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी. कितनी एनर्जी रिलीज होगी? दैट इज माइनस ऑफ K Q नॉट अपॉन R. आपको पता है जितना आप अगर अनलाइकली चार्जेस को इकट्ठा कर रहे हो तो सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस हो रही है. सिस्टम चाहेगा और रिड्यूस हो जाए. इसका मतलब वो चार्जेस को और नजदीक लेके आना चाहता है, क्योंकि आपको पता है R जितना कम होगा नेगेटिव वैल्यू उतनी ही ज्यादा. नेगेटिव जितनी वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब और एनर्जी रिड्यूस हो रही है. तो दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट. So why charges attract repel? To minimize the energy of the system. अभी तक मैं आपको केवल बताता था, यानी प्रीवियस लेक्चर्स मेरे केवल ये थे कि यार चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं. अभी आपको पता चल गया क्यों. अभी आपको यह भी पता चल गया इस समाज यानी साम्राज्य के बारे में. मैं केवल आपको कल्पना करके देता था. मैंने कहा ये फील्ड है और ये अगर किसी दूसरे चार्ज को लगाओगे तो लेके आओगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज. क्यों एक्सपीरियंस करेगा? क्योंकि यहां पे एनर्जी की बातें होने लग गई है. ठीक है. इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जब आप चार्जेस को पास लेके आते हो या चार्जेस को जब नजदीक लेके आते हो, सिस्टम की एनर्जी या तो बढ़ती है या तो कम होती है. तो कम हो रही तो और कम करना चाहेगा, बढ़ी है तो कम करना चाहेगा. तो ये है कॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन. क्लियर ना? तो वाई चार्जेस अट्रैक्ट एंड रिपेल, प्लीज इसकी इंटरप्रिटेशन प्लीज इसको ध्यान से समझो. ये मैंने अभी दो चार्जेस की बात की. क्लियर? अब मैं आपसे कुछ और डिस्कस करना चाहता हूं. डिस्कशन में मेरे पास क्या है कि
कि अब देखिए, अगर मैं यहां पे एक बॉडी की बात करूं, एक बॉडी की बात करूं, है ना, आप एक बॉडी ले लो और इस बॉडी की बात करें तो बॉडी की अगर मैं, ये एक कंडक्टर है ना, इसकी रेडियस क्या है, रेडियस है इसकी आर, रेडियस है आर, और ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब मान लेते हैं ये एल्यूमिनियम का एक गोला है, एल्यूमिनियम का गोला है। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो मैं अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मैंने इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने निकाला, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज यानी एक बराबर हो जाएगा। मैं जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालूंगा इसमें पॉजिटिव चार्ज अप होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब आप पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे, जब आप पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे और एक पॉइंट चार्ज को दूसरे पॉइंट चार्ज के नजदीक लेके, तब तो ये डिस्कशन है। लेकिन जब आप बात बॉडी की करते हैं, तो जब आप बॉडी को बात करते हैं तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज के बराबर, एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तो एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। लेकिन अब ध्यान से देखो, और अब इसका मतलब क्या, इस बॉडी में एक जैसा चार्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा है ना, और आपको पता है एक जैसा चार्ज लगातार बढ़ता चलाएगा, इसका मतलब जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, तो सिस्टम की एनर्जी अप होने लग जाएगी, सिस्टम की एनर्जी अप होने लग जाएगी। तो जब मैं किसी बॉडी की बात करता हूं या फिर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करता हूं, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करता हूं, तो इस केस में भी एनर्जी को स्टडी में लिया जा सकता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि क्या एक चार्ज स्फीयर के पास एनर्जी है, उसकी खुद की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, यस है, देख पा रहे हैं आप, क्योंकि एक जैसा चार्ज इकट्ठा हो रहा है। वहीं पे अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे डालने लग जाऊं तो आपको पता है सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस होने लग जाएगी। तो जब आप एक जैसा चार्ज प्लेस करते हो, एक जैसा चार्ज इकट्ठा कर रहे होते हो, उस केस में सिस्टम की एनर्जी अप होने लग जाती है, और जैसे ही आप अनलाइकली चार्जेस को इकट्ठा करते हो सिस्टम की एनर्जी और रिड्यूस होती है। सिस्टम ये चाहता है कि और रिड्यूस हो जाए सिस्टम की एनर्जी, क्लियर है ना। तो आपको पता है कि मैं यहां पे अभी तक दो पॉइंट पार्टिकल की बात कर रहा था, उसके बाद मैंने चर्चा की एक बॉडी की, इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अभी मुझे इस टाइप के चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना नहीं सीखना है, क्योंकि बहुत आसान तरीका भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना फॉर द कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्लियर। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, अगर चार्ज सिस्टम है तो उसके पास भी एनर्जी है। ठीक है, अगर मैं यही बात डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करूं, किसकी बात करूं? डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की। और इसका एक बेहतर तरीके से, एक बहुत अच्छे समझाने का मैं एक तरीका यूज करूंगा। यहां पे मैं एक एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला था अभी दो चार्जेस को लेकर स्टडी की मैंने, अभी देखो एग्जांपल ले लेता हूं। ये एक ट्रायंगल है ना, एक ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के इस कॉर्नर पे Q1 चार्ज, यहां पे Q2 चार्ज, यहां पे Q3 चार्ज है। एक जैसे चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं। क्या ये चार्ज यहां पे रहना चाहते हैं? मुझे आप इतनी सी बात बता दो, मुझे बताओ क्या ये चार्ज यहां पे पहले से ही थे या फिर इन्हें अरेंज किया गया होगा? क्या ये जब अरेंजमेंट किया जा रहा होगा तो क्या ये चार्जेस नजदीक आना चाहते थे? एग्जांपल लेते हैं, मान लेते Q1 चार्ज ऑलरेडी यहां पे रखा हुआ था, तो जब आप Q2 चार्ज को लेके आए होंगे इस सिस्टम को बनाने के लिए, तो क्या इस Q1 चार्ज ने इसका विरोध किया होगा? क्योंकि दोनों एक जैसे चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस है मतलब विरोध हुआ, विरोध हुआ मतलब सिस्टम की एनर्जी अप हुई। ठीक है, इस चार्ज को जब लेके आए होंगे तो इन दोनों चार्जेस ने विरोध किया होगा। ठीक है, अभी जैसे देखो ना, मैंने अभी जो प्रीवियस एनालिसिस आपको दी है उसमें क्या है, उसमें वर्क डन को मैंने एक्सप्लेन किया, एनर्जी से रिलेट करके दिखाया। वैसे ही मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप एक जैसे चार्जेस को कलेक्ट करते हो तो सिस्टम की एनर्जी उस केस में क्या हो रही है, देखते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, जब अभी मैंने कॉन्टिन्यूअस के बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दिए नहीं है, मैंने बोला लेकिन कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए एनर्जी होती है, बट वो मैं डिस्कशन बाद में करूंगा।
अभी मैं डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल और एग्जांपल को लेकर हमने डिस्कशन किया है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, सबसे पहले यहां पे एक बात ध्यान रखो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में आप एनर्जी कैलकुलेट करना जानते हैं, 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में एनर्जी कैलकुलेट करना जानते हैं, और एनर्जी कॉम्बिनेशन कैलकुलेट तो n(n-1/2) इतने कॉम्बिनेशन, अगर 3 चार्जेस 3 ब्रैकेट 3-1 यानी तो 3 2 6/2, 3 कॉम्बिनेशन मतलब इसके और इसके बीच की एनर्जी, इसके बीच की एनर्जी और इसके बीच की एनर्जी। तो अगर मैं आप बताऊंगा U12 की बात करूं तो U12 आपके पास कितना है, K Q1 Q2 अपॉन, अगर ये है तो सिस्टम में इतनी एनर्जी ऐड हो गई होगी। जब इस चार्ज को लेके आए होंगे यहां पे, जब ये केवल Q1 चार्ज था तो वर्क डन कितना हुआ होगा, जब Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से आप यहां पे लेके आए होंगे इस चार्ज के नजदीक, तब ये चार्ज भी नहीं था, तो उस टाइम वर्क डन कितना होगा, इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर पोजीशन r, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ K Q1 Q2 अपॉन R। तो आपको पता हाउ मच एनर्जी एडेड इन द सिस्टम, दिस, इतनी एनर्जी बढ़ गई होगी। वैसे ही जब इस चार्ज को लेके आए होंगे, इस चार्ज को आप लेके आए होंगे, तो इस चार्ज को लेके आने, तो ये इसने भी विरोध किया होगा, इसने भी विरोध किया होगा, तो U23 दैट इज इक्वल टू K Q2 Q3 अपॉन R, सिस्टम की एनर्जी और बढ़ गई। तो जब आप 1 और 3 को लेके आए, 1 तो पहले से था, 1 3 दैट इज इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R, सिस्टम की एनर्जी और बढ़ गई। तो आपको पता है सिस्टम में कितनी एनर्जी ऐड हो गई। तो U टोटल की अगर बात करें तो U टोटल आपके पास क्या होगा, U12 प्लस U23 प्लस U13 देन K summation of Qi Qj upon Rij I1 J1 से n, that is U total। इस प्रकार से आप एक पूरे सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जब चार्ज पार्टिकल अनंत पे थे, एट इंफिनिटी मतलब देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, इफ देयर इज नो इंटरेक्शन तो सिस्टम की एनर्जी कितनी थी, 0। तो यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कि ये सिस्टम बनाने में, ये ट्रायंगल की शेप में, यानी 4 चार्जेस को आपने ट्रायंगल के कॉर्नर पे अरेंज किया, तो एक सिस्टम जो बन के तैयार हुआ, हाउ मच वर्क इज टू बी डन, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोग पढ़ चुके हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि भैया दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि कितना पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन हुआ उतना ही काम करना पड़ा। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव, तो 100% वर्क डन कैसा है, नेगेटिव। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है मतलब बाद वाली एनर्जी ज्यादा और पहले वाली एनर्जी कम है, बाद वाली एनर्जी ज्यादा, पहले वाली एनर्जी कम है। इसका एग्जांपल, जैसे इन तीनों चार्जेस को आप नजदीक ले आए, एक को यहां ले आए, एक को यहां ले आए और एक को यहां पे लेके आए, तो जब नजदीक लेके आओगे तो बीच की दूरी घटेगी, दूरी घटेगी मतलब सिस्टम की एनर्जी और अप होगी, तो इसका मतलब फाइनल एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी और पहले वाली एनर्जी कम थी, तो उस केस में आप विरोध में लेके आ रहे हो, और विरोध में लेके आ रहे हो तो इसका मतलब वर्क डन कैसा है, नेगेटिव। आपको पता है जब डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नेगेटिव होती है, उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है। सिस्टम में एनर्जी, चेंज इन एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब लगातार एनर्जी रिड्यूस हो रही है, लगातार एनर्जी रिड्यूस हो रही है मतलब सिस्टम वही कर रहा है जो वो करना चाहता है। ये बात तो आपको शायद समझ आती होगी, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन चार्जेस। तो व्हाई चार्जेस अट्रैक्ट एंड रिपेल, ये भी बात तो आपको समझ आ गई। ये जो चार्ज के अराउंड इसका साम्राज्य है, इसका बिहेवियर क्या है, ये भी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। और आपने एक सिस्टम ऑफ चार्ज को यहां पे स्टडी किया। अब जरूरी नहीं कि ये 3 पार्टिकल हो, कॉम्बिनेशन और भी पार्टिकल्स का हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में मैं थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको बताता हूं कि एक चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2, यहां पे चार्ज है Q3 और यहां पे चार्ज है -Q4, है ना, वहां पे चार्ज -Q4 है। तो डिफरेंस क्या है, ये साइड जो है ये इस R गैप है, क्लियर, ये गैप है। तो आपको मैंने बताया कि ऐसा सिस्टम बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये सिस्टम ऑलरेडी ऐसा बना था, नहीं, असर पार्टिकल पहले इनफाइनाइट पे रखे थे,
फिर ऐसा सिस्टम बनाने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी? तो पहले जब ये इनफाइनाइट पे थे तब तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? जीरो। तब तो सिस्टम की कोई एनर्जी थी नहीं। फिर आपने जब ये अरेंज किया तो मान लेते हैं Q1 चार्ज ऑलरेडी यहां पहले था, तो Q2 को लाए होगे तो विरोध किया होगा, Q3 को लाए हुए तो विरोध किया होगा, तो सिस्टम की एनर्जी अप हो रही होगी। लेकिन जब Q-Q4 को लेके आए तो सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस होने लग गई, मतलब वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है। तो ये इसका मतलब ये तीनों चार्ज इस चार्ज को अपने नजदीक लेके आना चाहते हैं, लेकिन जब ये चार्ज नहीं था तो ये तीनों चार्ज एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे थे। तो वर्क डन पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब, इस बात को थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट्स n-1/2। यहां पे आपके पास 4 चार्जेस हैं, तो 4 ब्रैकेट 3 4 3 12/2 दैट इज इक्वल टू 6 कॉम्बिनेशन। यहां पे 6 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? ये और ये। ठीक है। सबसे पहले जब आप ये चार्ज Q1 यहां पे पहले था, ये तीनों चार्ज पहले इनफाइनाइट पे थे, इस चार्ज को जब लेके आए तो विरोध हुआ, तो सिस्टम की एनर्जी पहले देख लें। U12 दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, अप, एनर्जी अप। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं U23 की, तो दैट इज K Q2 Q3 अपॉन R, एनर्जी अप। अगर मैं वही बात करता हूं किसकी? Q1 और Q3 की, तो U13 दैट इज 13 दैट इज इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R, एनर्जी अप। तो जब आप एक जैसे चार्जेस को लेके आ रहे थे तो सिस्टम की एनर्जी अप हो रही थी क्योंकि वर्क डन नेगेटिव था। लेकिन जैसे ही आप -Q4 को यहां पे लेके आए, यानी जब आप इस चार्ज को यहां पे लेके आए तो सिस्टम का कॉम्बिनेशन फिर से देखो। जब इस चार्ज को किसके बीच की एनर्जी रिड्यूस हो गई, कितनी कितनी? U34 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ K Q3 Q4 अपॉन R, रिड्यूस्ड। जब इस चार्ज को लेके आया तो ये चार्ज भी इसे एक्सेप्ट कर रहा था, तो U14 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ K Q1 Q4 अपॉन R। ये आपके पास R√2 है एक्चुअली, ये जो गैप है ये आपके पास डायगोनल साइड √2 के बराबर होता है। 2 और 4 की बात करूं तो U24 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ K Q2 Q4 अपॉन R√2, एनर्जी रिड्यूस्ड। तो आपने एक बात नोटिस की कि एक जैसे चार्ज जब इकट्ठा कर रहे हो सिस्टम की एनर्जी अप हो रही है, लेकिन जैसी दूसरी प्रवृत्ति के चार्ज को आप लेके आ रहे हो सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस हो रही है। उस केस में अगर आप यू नेट कैलकुलेट करते हैं तो यू नेट आपके पास क्या होगा? U12 प्लस U23 प्लस U13 माइनस U34 माइनस U14 माइनस U24। क्लियर है? डन। तो इस प्रकार हम एक सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं, सिस्टम की एनर्जी को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपने एक बात नोटिस कर रहे हैं कि यार जब आप चार्ज को किसी की फील्ड में लेके जा रहे हैं तो क्या क्या अप्रोचेस हैं, वो एक ऑर्डर आप प्लीज थोड़ा सा इंटरप्रेट करो, एक्सप्लेनेशन समझो और थिंकिंग एबिलिटी में चेंज करो, लगातार बदलो। ठीक है? क्लियर? तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आप जब चार्ज को अनंत से यहां पे जब आपने अरेंज किया तो सिस्टम को कितना काम करना पड़ा। तो काम करने का मैंने बताया वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है? यू फाइनल में यू इनिशियल, तो यू इनिशियल कितना था? यू इनिशियल 0 था, और यू फाइनल कितना है? यू फाइनल आपके पास कितना है? इतना है। आप इसमें चेंजेस कैलकुलेट करते हैं तो यू टोटल माइनस 0 से आपको वर्क डन का पता चल जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि यार ये एक स्क्वायर पे सभी चार्जेस अरेंज थे और अब मैं इसको डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट पे लेके जाता हूं, जैसे मैं इसकी शेप बदल दूं। शेप क्या कर दूं? इनके बीच में जो चार्जेस का गैप था अभी तक R था, अभी मैंने गैप कितना कर दिया? R/2, यानी मैंने R/2 साइड के स्क्वायर में अगर इस चार्ज को मैं अरेंज कर दूं, हाउ मच वर्क इज टू बी डन। तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे? अभी तक इनफाइनाइट वाला केस था, अब क्या है कि अगर इस स्क्वायर से आप इस स्क्वायर में कन्वर्जन कर रहे हो तब भी तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आते होंगे। इस यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, नया पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से आप वर्क डन कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर ना?
तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी यानी परिवर्तन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन या फिर आप बोल सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके ये एक सहायक रहेगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं इस पोर्शन से बनते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर है ना? अब देखो एनसीईआरटी इन कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन पूछती है ना? अब एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है, उसने कहा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस नेगेटिव, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो नेगेटिव है। नेगेटिव है का मतलब सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस हुई होगी। अब रिड्यूस तभी होती है जब एक जैसे चार्ज यानी लाइकली चार्जेस अगर कलेक्ट करोगे, लाइकली चार्जेस बाय नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कलेक्ट करोगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है। लेकिन जब आप अनलाइकली चार्जेस कलेक्ट करते हो तो सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस होती है, तभी तो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे सिस्टम की एनर्जी अप होगी, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव होगा। इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा, सिस्टम की एनर्जी अप होगी। बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव, इस केस में भी वर्क डन नेगेटिव होगा, तो सिस्टम की एनर्जी अप होगी यानी पॉजिटिव होगी। ठीक है, वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। इस केस में आपको पता है, मैंने बताया कि अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव यानी अनलाइकली चार्जेस को जब नजदीक लाते हो तो वर्क डन कैसा होता है? वर्क डन पॉजिटिव होता है। उस केस में एनर्जी रिड्यूस होती है सिस्टम की, वो हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर होगा? थर्ड। तो अभी तक जो एनालिसिस है उस एनालिसिस के बिहाफ पे आप इसका आंसर दे सकते हो। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखते हैं। एनसीईआरटी देखो क्वेश्चन क्या पूछ रही है, पेज नंबर 61 एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है, फिगर शोज अ सिस्टम ऑफ 3 पॉजिटिव चार्ज। जैसे 3 पॉजिटिव चार्ज दिखे आपके दिमाग में तुरंत एक बात क्या आई? आपके दिमाग में तुरंत एक बात तो ये आई, क्या आई? कि एक जैसे चार्ज इकट्ठा किए गए हैं। अगर एक जैसे चार्ज इकट्ठा है तो सिस्टम की एनर्जी अप हुई होगी, यानी सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव, यानी 100% वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, अब टू डिक्रीज द पोटेंशियल यानी सिस्टम की मुझे एनर्जी को डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, तो आपको पता है ऐसे ही चार्जेस लेने की कोशिश करोगे एक जैसे ये प्लस क्यू था, तो इसके बीच की एनर्जी, इसके बीच की एनर्जी, इसके सारी एनर्जी ऐड हुई। ठीक है, तो अगर ऐसा ही चार्ज लाने की कोशिश करोगे तो सिस्टम की एनर्जी और बढ़ेगी। मैंने बोल रखा है कि एक जैसे चार्ज इकट्ठा करते हो उस केस में आपके पास एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करती है, उस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ए पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड। अगर इसके सेंट्रोइड पे एक पॉजिटिव चार्ज लाके रखोगे तो एक वैसा ही चार्ज है, अगर वैसा ही चार्ज है सिस्टम की एनर्जी और बढ़ेगी। ए नेगेटिव चार्ज शुड बी प्लेस्ड, ये आपके पास आंसर कहीं ना कहीं क्लोज टू द करेक्ट हो सकता है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन देम चार्जेस शुड बी डिक्रीज। अगर इनके बीच का गैप डिक्रीज करने की कोशिश करोगे तो उस केस में होगा क्या? गैप डिक्रीज करोगे तो मतलब आर, आपको फॉर्मूला पता है, U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लाइकली चार्जेस के लिए U इज इनवर्सली, लाइकली चार्जेस के लिए U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जैसे जैसे R आप घटाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो उस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो पहले वाले केस में आप ध्यान से देखो, इस केस में जैसे ही पॉजिटिव चार्ज प्लेस करोगे एनर्जी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस घटाओगे एनर्जी बढ़ जाएगी। इट शुड बी रोटेटेड बाय एट एन एंगल। अगर आप इसको पूरा घुमा भी दो, रोटेट कर दो पूरे सिस्टम को, उससे सिस्टम की एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो उस केस में हो क्या रहा है? अरेंजमेंट तो वही है जो पहले था। अगर अरेंजमेंट ही नहीं बदला तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं। लेकिन अगर आप नेगेटिव चार्ज के उसे सेंट्रोइड पे प्लेस करते हो तो आपको पता है अब आपने अनलाइकली चार्ज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अनलाइकली चार्ज को कलेक्ट करने का मतलब सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस होने लग जाएगी। ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं हम खूब कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अभी तक जो डिस्कशन था आपसे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को लेके था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को लेके था। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखो, स्क्रीनशॉट लो, ट्राई करने की कोशिश करना। मैं हमेशा आपके सामने रखता हूं कि यार कुछ चीजें आप थोड़ा सा खुद के ऑब्जर्वेशन में भी रखो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से। आप जितना बेहतर प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपको अचीव होगा, आप थॉटफुली डेवलप कर रहे होंगे अपने आप को। वैसे मैं इन चीजों को थोड़ा स्वाभाविक आपके सामने एक्सपेरिमेंटली लेके आने वाला हूं, लेकिन अभी एक बार कंटेंट से भर देने दो मुझे इसे, कि जब आप पढ़ने बैठे तो आपको हर वो पॉइंट देखने को मिल जाए, हर वो एनालिसिस देखने को मिल जाए जिसकी आपको चाहत है। ठीक है, अब बदलाव है थोड़ा सा। अब बदलाव है क्या? बदलाव ये है कि
अभी तक हम एक चार्ज के नजदीक चार्ज लेके आ रहे थे, यानी मैं 2 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा था। अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो चाहे वो डिस्क्रीट सिस्टम हो, चाहे वो डिस्क्रीट सिस्टम था सिस्टम या फिर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम था। डिस्क्रीट सिस्टम में भी आप एक चार्ज के नजदीक चार्ज लेके आ रहे थे, और कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में भी तो आप एक चार्ज के नजदीक चार्ज लेके आ रहे हो, है ना। यहां पे आपके पास पॉइंट चार्ज पार्टिकल थे, चार्ज पार्टिकल, और इस केस में भी पॉइंट 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 अरेंजमेंट है, बस क्लोज अरेंजमेंट और यहां पे गैप के साथ अरेंजमेंट। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव ये है कि मैं एक चार्ज को, एक पॉइंट चार्ज को एक फील्ड में लेके आ रहा हूं, मतलब एक चार्ज के नजदीक लेके नहीं आ रहा हूं, एक फील्ड में लेके आ रहा हूं। वैसे आप कहोगे सर बात तो एक ही है ना यार, आप एक चार्ज को एक फील्ड में लेके आओ तो वो फील्ड भी तो किसी न किसी के चार्ज की वजह से होगी, वो फील्ड भी तो किसी न किसी चार्ज की वजह से होगी, ठीक है। लेकिन यहां पे उस चार्ज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यहां पे क्या है, उस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। वो फील्ड में एक बार ड्रॉ कर देता हूं, ये फील्ड है, ठीक है। इसको भी थोड़ा भावनात्मक अंदाज से हम पढ़ेंगे। अब मान लेते हैं एक चार्ज है Q0 जो कि यहां पे अनंत पे रखा हुआ है, इस फील्ड के अराउंड वो रीजन जो है वो अनंत है। तो मुझे बताओ इस टाइम इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही चार्ज उठा के आप यहां पे रख देते हो, इस जगह आपने उठा के रख दिया, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपने लाके रख दिया, तो जब आप इस पॉइंट पे लाके रख दोगे तो क्या ये चार्ज यहीं पे रखा रहेगा या फिर कुछ देखने को मिल सकता है, बताओ। ये चार्ज यहीं पे रखा रहेगा या फिर कुछ और देखने को मिल सकता है। तो आप कहोगे सर जैसे ही चार्ज को मैं यहां पे रखूंगा, ये चार्ज मुझे ऐसा लगता है कि ये चार्ज इधर की तरफ भागने लग जाएगा, क्योंकि आप पहले डिस्कशन में बता चुके हो कि पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लग जाएगा, तो यहां पे रुका तो नहीं रहेगा, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये चार्ज पार्टिकल यहां रहना चाहता था, आप कहोगे सर नहीं, जैसे ही रखोगे पता चल गया, दिख गया साफ साफ क्यों भाग रहा है मतलब यहां पे नहीं रहना चाहता था, यहां पे नहीं रहना चाहता था। इसका मतलब जब आपने चार्ज को उठा के यहां से यहां पे रखा तो सिस्टम की एनर्जी या फिर इस फील्ड ने उस चार्ज पे काम करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब इस चार्ज के पास एक एनर्जी आ गई। उस एनर्जी यानी एनर्जी अप मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क इज डन, इज टू बी डन, तभी तो, है ना। तो ये चार्ज यहां पे नहीं रहना चाहता था, इसका मतलब आप जबरदस्ती उठा के लेके आए, तो वर्क डन कैसा है, वर्क डन नेगेटिव है। अब वो कितना है इस बात की कल्पना करनी, इस बात की हमें कैलकुलेशन करनी है। हम जब चार्जेस को, दो लाइकली चार्जेस और अनलाइकली चार्जेस को नजदीक लेके आते थे, पॉइंट चार्जेस को लेके आते थे, उस टाइम हम एनर्जी की बात आसानी से कर पा रहे थे, लेकिन इस केस में नहीं कर पा रहे। इस केस को जानने से लिए आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसका डिस्कशन मैं आगे लेक्चर्स में करने वाला हूं, आगे लेक्चर में करने वाला हूं, इसी कॉन्टिन्यूटी में करने वाला हूं। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल वर्ड का सही पता होता तो मैं आसानी से, पोटेंशियल एक्चुअली है क्या। सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये फील्ड इस चार्ज पे काम कर सकती है, यस कर सकती है ना। तो आप ऐसे लिखोगे, ये फील्ड इस पॉइंट पे कितना काम कर सकती है, है ना। इस क्षमता को पोटेंशियल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल। मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू इनफाइनाइट, इस पॉइंट पर जब लेके आए, इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पोजीशन P, है ना, पर यूनिट चार्ज, उसे इस फील्ड का पोटेंशियल कहते हैं। तो हाउ मच वर्क इज टू बी डन, दैट इज Q0 V, दैट इज वर्क डन। जब आप चार्ज को उठा के यहां से यहां तक लेके आए तो हाउ मच वर्क इज टू बी डन, दैट इज Q0 V. So how much the potential energy raise of the system,
सिस्टम की एनर्जी इतनी बढ़ गई। तो जब आप एक एक्सटर्नल फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज को रखते हो ना, तो उसकी एनर्जी Q0V के बराबर होती है। अब मुझे बताओ, क्या वो सिस्टम या क्या वो पार्टिकल ये चाहेगा कि मैं अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर दूं या लीव कर दूं? यस, ठीक है। तो आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, क्या ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है? यस, ये सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस। तो यहां से इस टाइप के नेचर से, इस टाइप के बिहेवियर से भी आपको एक बात पता चलनी चाहिए कि जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं, वैसे तो चार्ज की होगी, किसी ना किसी चार्ज की वजह से ये फील्ड होगी, लेकिन तब भी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके किए गए काम या फिर एनर्जी की कल्पना कर सकते हो। यानी अगर आप एक फील्ड में, किसी फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रखते हो, तो सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाती है? दैट इज इक्वल टू Q0V, V फॉर द पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है ना? डन, ठीक है। अब देखो, फिर से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। मैंने बोला ना कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप फील कर पाए कि मैं आपसे क्या पूछना चाहता था। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मूवमेंट P, यहां पे मिसप्रिंट है, P is placed normal to the lines of force of the electric field intensity E, है ना? Then work done is deflecting it through at an angle 180 degree. अब यार एक बात समझते हैं, अभी मैंने आपको पॉइंट चार्ज को रखना फील्ड में सिखा दिया कि पॉइंट चार्ज को जब फील्ड में रखते हैं तो सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाती है, ये बात। अब डायपोल, वैसे मैं ये डिस्कशन आपको इलेक्ट्रिक डायपोल में करके बता चुका हूं, याद होगा आपको, बता देता हूं पहले, याद होगा, और पॉइंट भी आपको देखने को मिल गया कि जब आप फील्ड में, अभी तक पॉइंट को रखा था आपने, किसको रखा? जब फील्ड में आप इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो डायपोल मोमेंटम P आपके पास ये है, नेगेटिव टू पॉजिटिव P वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपके पास E वेक्टर ये है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इसकी बात करूं तो यहां पे एंगल कितना बन रहा है? थीटा डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। इस पे लगने वाले फोर्स की बात करें तो फोर्स आपके पास दिस इज प्लस QE और दिस इज माइनस QE। तो याद होगा आपको, जब मैंने ये डिस्कशन आपसे किया था तो F नेट की जब बात मैंने की, F नेट तो दैट इज इक्वल टू प्लस QE माइनस QE, तो दैट इज इक्वल टू 0। यानी जब आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना लगता है? इतना। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको पाइवोट कर दूं तो आपको पता है टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। और टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू भी बताया था, टॉर्क इक्वल टू होता है बेटा PE sin थीटा, PE sin थीटा, ठीक है। या फिर टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है। यानी जब आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे पहले मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रिक डायपोल जब तक फील्ड से बाहर था, आप ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का एक मॉलिक्यूल, H प्लस और Cl माइनस, आपने एक मॉलिक्यूल प्लेस कर दिया। या फिर H2O, H आयन प्लस OH आयन को आपने एक फील्ड में प्लेस कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि इसमें टॉर्क एक्ट करता है, मतलब कपल ऑफ फोर्सेस, टॉर्क, ठीक है। अगर मैं इस डायपोल को एक पर्टिकुलर एंगल तक रोटेट कर दूं तो हाउ मच वर्क इज टू बी डन? तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ PE sin थीटा d थीटा, अरे टाउ d थीटा, वर्क इज इक्वल क्या होता है? टाउ d थीटा, थीटा 1 2 थीटा 2, तो दैट इज PE sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, यहां से बनेगा आपके पास PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यानी जब किसी डायपोल को एक फील्ड में एक थीटा 1 डिग्री एंगल से आप थीटा 2 डिग्री एंगल तक रोटेट करते हैं तो हाउ मच वर्क इज टू बी डन, उसको भी हम जानते हैं। ये डिस्कशन मैं इससे पहले वाले लेक्चर इलेक्ट्रिक डायपोल वाले केस में आपसे कर चुका हूं, बहुत बेसिक से मैंने इसे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो डायपोल के बारे में आप ये जानते हैं। अब पहले डायपोल कैसे रखा था? An electric dipole of moment is placed normal to the lines, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस टाइप से, तो डायपोल कैसे रखा हुआ था? डायपोल रखा था यू, दिस नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम P इधर की तरफ और E वेक्टर इधर की तरफ। जैसे E वेक्टर कितना एंगल? 90 डिग्री, है ना।
और आपने क्या किया, अगर आप डायपोल को ध्यान से देखो, आप यहां पे डायपोल को अगर आप यूं घुमा दें तो डायपोल की अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, ऐसा, यानी यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, ऐसा अरेंजमेंट। और ऐसा और घुमा दें तो डायपोल का अरेंजमेंट ऐसा, यानी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो 180 डिग्री घुमाने का मतलब क्या है, डायपोल को यूं करके ऐसे वापस ऐसे घुमा दिया। तो हाउ मच वर्क इज टू बी डन, देन द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग, यानी वर्क डन कितना हुआ, डिफ्लेक्ट करने में कितना वर्क डन किया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है फॉर्मूला, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो पीई cos थीटा 1 मतलब cos 90 माइनस cos 180, cos 90 0, cos 180 दैट इज -1, तो -1 दैट इज इक्वल टू पीई। आंसर क्या आ जाएगा, पीई इन मैग्नीट्यूड। सो हाउ मच वर्क इज टू बी डन, दैट इज इक्वल टू पीई। ठीक है, तो ये जो हम बातें अभी कर रहे हैं ना यार, ये बातें मैंने सभी आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को लेकर डिस्कशन किया। मैंने आपसे यहां पे एक बात ऐसी भी कही जिसका डिस्कशन में आपसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, इस वाले बिहेवियर को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि यार सिस्टम ऑफ चार्ज कुछ भी हो सकता है, वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, वो डिस्क्रीट भी हो सकता है, लेकिन मैं कॉन्टिन्यूस नेचर का भी डिस्कशन नहीं करूंगा। या जहां चार्ज क्लोजली अरेंज है वहां के अभी कोई डिस्कशन मैं आपसे नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो ये थी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को लेके। डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की पूरी कहानी आपको समझ आएगी। इस कहानी से बहुत कुछ, यानी इस फील्ड के बारे में सही ज्ञान पता चलता है कि एग्जैक्टली होता क्या है यार, कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है, रिपेल क्यों करता है, चार्ज भागता क्यों है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों भागता है। ये सारी बातें शायद मुझे लगता है कि जब आपके सामने डिस्कस की जा रही होंगी तो आराम से आपको पता चल जाएगा, है ना। मैंने बोला था कि इस लेक्चर को मैं 2 पार्ट में आपसे डिस्कस कर रहा हूंगा। तो दूसरा पार्ट अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को लेके होगा। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है।